वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। अर्पित। अलका ने अर्पित की सेल्ट की आस्तीन पकड़ी और धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, मेरी बहन को देखो, डायरेक्टर ने मुझे अनदेखा कर दिया है। जल्दी जाओ और उनसे मेरे रोल के मामलों के बारे में बात करो। अर्पित ने अपनी आस्तीन को थोड़ा जोर से पीछे खींचा। उसके पतले होंठ एक उदास रेखा में कस गए क्योंकि उसने नाखुशी को दबा दिया। चुप रहो, वो अलका पर चिल्लाया। चुप रहो। अलका की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। अर्पित ने पिछले 3 सालों में उसे एक बार भी नहीं डांटा था, लेकिन उसने अभी उसे चुप रहने के लिए कहा था। अर्पित और अलका के बीच की बातें सुनकर फलक के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे ये तो माना ही पड़ा कि हालांकि श्रुति ने अलका को फौरन भेजकर उसे पाने की कोशिश में बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उसने अलका को अपने साथ नहीं रखा और उसे ट्रेन नहीं किया, इसलिए अलका ने श्रुति से कुछ भी नहीं सीखा। बेवकूफ, फलक हल्के से मुस्काते हुए मन में बोली। अर्पित को पता था कि फलक ने जो कहा था वो जानबूझकर कहा था। आज दोपहर जब वो गार्डन में थे तब भी फलक ने जानबूझकर अलका को अपने जाल में फंसाया था। वो फलक की बदतमीज और स्मार्टनेस पर गुस्सा था, लेकिन वो अलका की स्टूपिडिटी और इग्नोरेंस पर और भी अधिक गुस्सा था। फलक सही थी। जब से वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई थी, अलका को सिर्फ ये पता था कि उसे बढ़ावा देने के लिए उसकी शक्ति पर कैसे भरोसा करना है। हालांकि हर बार जब वो हमला करती तो फलक उसे दुगनी ताकत से जवाब देती थी। एग्जाम्पल के लिए, अब स्थिति क्या है? मेज पर बैठे कोई भी इंसान के चेहरे पर पॉजिटिव भाव नहीं था, फिर भी वो उसे अपनी फिल्म के बारे में बात करने के लिए परेशान कर रही थी। दोनों बहनों की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। फलक सोशल रिलेशंस बनाने में बहुत अच्छी थी और वो गाने और डांस में भी माहिर थी। वही अलका के लिए उससे चीजें मांगने के अलावा वो ब्रेनलेस थी। अलका एक लंगड़ा बत्तख थी। अर्पित कुछ समय से अलका की गंदगी साफ कर रहा था और अर्पित अब इससे थक गया था। गोयनका परिवार और एजी एंटरटेनमेंट ग्रुप के लिए अलका जैसे किसी लड़की को घर की मालकिन के रूप में स्वीकार करना इम्पॉसिबल था। फलक, तुम सफल हो गई हो। अर्पित ने फलक को तिरछी नजर से देखा और उसने अपने दांत पीसते हुए धीरे में कहा। वो हमेशा से अलका के साथ उसके रिश्ते को खत्म करना चाहती थी और आखिरकार वो सफल हो गई। फलक ने अपने पतले हाथ से अपने गाल पर रेशमी बालों की एक लट को कान के पीछे छिपाया। उसने रेड वाइन का गिलास उठाया, अपनी आंखों को जो शरद ऋतु की झील की तरह सिकुड़ी हुई थी, और आलस से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर गोयनका, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, अलका के लिए आप केवल अपनी हथेली में लड़की को बिगाड़ कर ही उसका मनोरंजन कर सकते हैं और उसके साथ खेल सकते हैं। अर्पित इतना गुस्से में था कि वो इस बारे में बता नहीं सकता था। यह सही है, उसने खुद अलका को चुना था, वो इसके लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकता था। दूरी सुंदरता पैदा करती है, और जब अलका अमेरिका में थी तो वो हर बार जब वो उससे मिलने जाता था तो वो फैशनेबल और सुंदर कपड़े पहनती थी और उससे धीरे और मीठी बातें करती थी। वो तब बहुत खुश था। लेकिन अलका को इंडिया लौटे हुए अभी 1 महीना ही हुआ था और अर्पित की आंखें मैग्नीफायर चश्मे की तरह थी। वो सिर्फ अलका की कमियां ही देख सकता था। एक तीखी क्लैंक की आवाज सुनाई दी। फलक का हाथ गलती से कटलरी से टकरा गया था और एक कांटा जमीन पर गिर गया। अर्पित उसे उठाने के लिए नीचे झुका। जब वो नीचे झुका तो फलक भी नीचे झुक गई। उसकी उंगलियां उसके हाथों को छू गईं। मिस्टर गोयनका, क्या आपने पर्याप्त नहीं देखा? जब वो घूर रहा था तो उसके सिर के ऊपर से एक हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। अर्पित की नज़र फलक की खूबसूरत शरद ऋतु की पुतलियों से टकरा गई। जब उसने ऊपर देखा, वो उसे गर्मजोशी और हल्केपन से देख रही थी। उसके चेहरे पर ठंडक की एक स्पष्ट परत थी। अर्पित अब और कुछ नहीं बोल सका। उसने देखा कि फलक ने कांटा उठाया और सीधे बैठ गई। फलक ने वेटर को हाथ हिलाया और उसके लिए कटलरी का एक नया सेट मंगवाया। अर्पित को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि मेज पर बैठे लोगों ने उससे क्या कहा था। अर्पित की नज़रें फलक पर टिकी थीं। कभी कभी वो अपने छोटे हाथों से अपने लंबे बालों को छूती। जब भी वो ऐसा करती तो उसकी नाक उसकी ताज़ा खुशबू से भर जाती और उसके रेशमी बाल बहते। रात के खाने के बाद सभी लोग अपने होटल के कमरों में वापस चले गए। अलका अर्पित को तंग कर रही थी और कह रही थी कि वह उसके साथ सोना चाहती है, लेकिन अर्पित ने भौहें सिकोड़कर उसे दूर धकेल दिया। मैं थक गया हूँ, अर्पित ने कहा और वहां से अपने कमरे में वापस चला गया। अर्पित का ऐसा बर्ताव देखकर अलका हैरान थी। अर्पित अपने कमरे में गया, बिस्तर पर बैठा, सिगरेट का एक पैकेट निकाला और उसे जला दिया।
धुएं के बीच उसने अपना सेल फोन निकाला और स्क्रीन पर एक फोन नंबर देखा। 4-5 सिगरेट पीने के बाद अर्पित उठ खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। उसने एक नंबर डायल किया। हेलो, फलक की सुंदर आवाज फोन के उस तरफ से आ रही थी। उद्धरण चिन्ह ... हेलो फलक, मैं हूँ। ओह मिस्टर गोयनका, क्या बात है? फलक श्रीधर देख के स्वर में आश्चर्य था। मैंने देखा कि तुमने जो गोयनका परिवार के जेड कंगन मुझे वापस किया था उस पर एक क्रैक गया है, क्योंकि तुमने उसे हॉस्पिटल में जमीन पर फेंक दिया था। ओह अच्छा, ये बात है। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। सॉरी कहने से क्या फ़ायदा फलक, तुम्हें मुझे इसके लिए कॉम्पनसेशन देना होगा। क्यों ना मैं इसे लेकर तुम्हारे रूम आऊं और तुम्हें ब्रेसलेट दिखाता हूँ। तुम किस रूम में हो? 902। जब अर्पित रूम नंबर 902 में गया तो दरवाज़ा पहले से खुला था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी, न ही वहाँ फलक दिख रही थी, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा बंद था और अर्पित बहते हुए पानी की आवाज़ सुन सकता था। क्या फलक नहा रही थी? अर्पित ने अपनी आंखें बंद की और कमरे में फलक की खुशबू को महसूस करने की कोशिश की। कमरे में फलक की खास खुशबू थी। कमरे की खिड़कियां आधी खुली थीं और ट्रांसपेरेंट कर्टन्स हवा में लहरा रहे थे, जिससे माहौल बहुत रिलैक्स बना रही थी। अर्पित ने अपने सूखे होठों पर अपनी जीभ फिराई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ब्रेसलेट के खराब होने के बारे में झूठ क्यों बोला था। वो इतनी जल्दी में इस कमरे में क्यों आया? उसे बस फलक बहुत याद आ रही थी। जब उसने उसका हाथ छुआ और डाइनिंग टेबल पर उसकी खुशबू सूंघी तो अर्पित के शरीर में खून की दौड़ लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उसके दिल में गुदगुदी कर रहा हो। फलक, क्या तुम वॉशरूम में हो? उसकी आवाज़ भारी थी। वॉशरूम से कोई जवाब नहीं आया। अर्पित ने दरवाजे के पास जाकर चुपचाप हैंडल पर हाथ रखा। उसने कई बार अपना गला साफ किया और कहा, अगर तुम चुप रहोगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। एक क्लिक के साथ अर्पित ने दरवाजा खोल दिया। बाथरूम में लाइटें जल रही थीं और शॉवर में गर्म पानी बह रहा था, लेकिन शॉवर में उसने जिस खूबसूरत लड़की का उसने अपने मन में कल्पना की थी वो वहां नहीं थी। शॉवर खाली था। ठीक उसी समय फलक कमरे में लाइट ऑन हुई। प्रीत कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही उसने अर्पित को देखा वो चिल्ला उठी, आह मिस्टर गोयनका, आप फलक के कमरे में क्या कर रहे हैं? आप जैसे आदमी का एक लड़की के कमरे में आना, वो भी इतनी रात को। आपको हो क्या गया है? अर्पित ने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। लानत है, फलक ने उसे फिर से धोखा दिया था। इस होटल में कई सेलिब्रिटीज मौजूद थीं, तो जाहिर है कई मीडिया रिपोर्टर भी वहां घात लगाए बैठे होंगे। उनका तुरंत वहां से चले जाना जरूरी था। उनकी इस तरह से तस्वीरें नहीं खींची जा सकती थीं। अर्पित दरवाजे की ओर बढ़ा। जब वो जाने वाला था तो उसने कैमरे की क्लिक की आवाज़ सुनी, क्योंकि जर्नलिस्ट्स का एक बड़ा झुंड दरवाजे के चारों ओर जमा हो गया था। अर्पित का बाहर निकलना बंद कर दिया गया था। मिस्टर गोयनका, अभी रात के 12 बज रहे हैं। आप इतनी देर रात फलक के कमरे में क्यों हैं? मिस्टर गोयनका, आपने खुलेआम एक्सेप्ट किया था कि आपकी लवर अलका मिश्रा है और वो अभी भी आपके पड़ोस वाले रूम में ही रुकी हुई है। अलका मिश्रा और फलक मिश्रा बहनें हैं। क्या मिस्टर गोयनका का इन बहनों के साथ क्या हिस्ट्री है? मीडिया के सवाल और भी तीखे होते जा रहे थे। अर्पित ने अपनी गर्दन रगड़ी। आई एम सॉरी, आई कांट टेल यू एनीथिंग। वो भीड़ से बाहर निकला और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रिपोर्टर उसके पीछे छाया की तरह चल रहे थे। अर्पित ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो उन्हें कैसे खो सकता है। उसी समय उसकी नज़र अलका पर गई थी, जो वहां खड़ी थी। ओ नो! अलका ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और आंखों में आंसू भरकर उसे देखा। हम्फ! उसने ठंडी सांस ली और फिर मुड़कर भाग गई। अर्पित अब और भी परेशान हो गया था। अलका, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मेरी बात सुनो। अलका का पीछा करते हुए उसने अपना सेल फोन निकाला और किसी को फोन किया। हेलो, इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ लोगों को यहाँ भेजो। अर्पित की टीम जल्द ही वहां पहुंच गई और रिपोर्टर तितर बितर हो गए। होटल का गलियारा तुरंत शांत हो गया। फलक कोने से बाहर निकली। प्रीत दौड़कर उसके पास आई और उसे एक डिस्क थमा दी। फलक, वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। हमने इस लड़ाई को खूबसूरती से लड़ा है। हाँ, वीडियो को तुरंत इंटरनेट पर अपलोड कर दो। चाहे अर्पित कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, वो नेटिजन्स की गपशप को रोक नहीं सकता। इस तरह का स्कैम हमेशा पॉपुलर होता है। जब तक अर्पित अलका को मनाकर वेब पेज बंद करवाएगा, तब तक ये पहले ही फैल चुका होगा। फलक की आंखें नॉलेज से ग्लो कर उठी। प्रीत ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। प्रीत के जाने के बाद
फलक ने डायरेक्टर वाजपेयी को कॉरिडोर से अपनी ओर आते देखा। उसने पूछा, फलक क्या हो रहा है? फलक ने हंसते हुए कहा, डायरेक्टर वाजपेयी, मुझे याद है कि हमारे विंड एंड डस्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन का पहला फेज शुरू होने वाला है। पहले मिस्टर गोयनका और अलका चर्चा का विषय थे। मैं केवल उनका इस्तेमाल करके कुछ हेडलाइंस बनाना चाहती थी। डायरेक्टर वाजपेयी ने तुरंत एक सैटिस्फाइड मुस्कान बिखेरी। उन्होंने सच में उसे गलत तरीके से नहीं आंका था। फलक, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी चतुर छोटी शैतान हो। हाँ। फलक अपने कमरे में वापस गई और बात किया। फलक ने अचानक इस स्ट्रैटेजी के बारे में सोचा जब उसने प्रीत से अर्पित की लगातार नजरों का जिक्र सुना। उसे सब पता था कि अर्पित उसके बारे में क्या गंदे और घिनौने विचार रखता है, इसलिए उसने सिचुएशन के हिसाब से काम किया और उसका फायदा उठाया। ये घटिया लोग, ये तो बस लड़ाई की शुरुआत है और फलक ने ऑफिशियल तौर पर उन पर युद्ध की घोषणा कर दी है। फलक एक एक करके उन सभी लोगों से बदला लेगी जिन्होंने उसका अपमान किया था। फलक ने अपना सेल फोन निकाला और किसी का फोन नंबर डायल किया। कल की एंटरटेनमेंट की हेडलाइंस निश्चित रूप से उसके और अर्पित के बारे में होंगी। क्या संस्कार को उसके स्कैम्स के बारे में पता चलने पर गुस्सा आएगा? फलक ने उसे संकेत देने के लिए एक शॉर्ट मैसेज भेजने का डिसीजन लिया ताकि वो साइकोलॉजिस्ट तैयार हो सके। संस्कार, मेरे और अर्पित के बारे में कुछ स्कैम्स के बारे में सुबह शायद कोई खबर मिल सकती है। आई होप यू वोंट फील बैड अबाउट दिस। टेक्स्ट मैसेज भेजा जा चुका था। इस बार संस्कार ने जल्दी से जवाब नहीं दिया। करीब 3 मिनट इंतजार करने के बाद उसका टेक्स्ट मैसेज आया। उसे तुम्हारा कमरा नंबर किसने दिया? फलक हैरान थी। उसे तो इस स्कैम के बारे में बताने से पहले ही सब कुछ पता चल गया था। इसके अलावा क्या उनके क्वेश्चन को इतना तीखा होना जरूरी था? इस स्कैंडल में 2 पॉसिबल एंगल्स थे। अगर किसी ने अर्पित को उसका कमरा नंबर दिया होता तो वो स्कैंडल में इनएक्टिव होती। अगर यह पता चलता कि उसने खुद ही पहल करके नंबर दिया था तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि स्कैंडल का प्लान उसने ही बनाया था। शायद संस्कार सबकॉन्शियस रूप से ये ना सोचे कि वो अर्पित के साथ संबंध जारी रखना चाहती है। इस आदमी के शब्द कभी बहुत ज्यादा नहीं होते थे, उसके वाक्य छोटे और सटीक होते थे। वो बहुत सीधा था, सीधे मुद्दे पर आता था। फलक ने अपने मोती जैसे दांतों से अपने निचले होंठ को काटा और अंत में ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने दिया। मसाज भेजे जाने के बाद फलक ने उत्सुकता से उसके रिप्लाई आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन 1 मिनट, 5 मिनट और फिर 10 मिनट बीत गए, लेकिन उसका फोन नहीं बजा। फलक का दिल बैठ गया, वो उसे अनदेखा तो नहीं करेगा, है ना? फलक ने जल्दी से अपना फोन उठाया और वो डरते डरते और माफी मांगते हुए हंसी। हाँ, संस्कार, क्या तुम नाराज हो? मैं सिर्फ उसके फेम का फायदा उठाकर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंटेड कर रही थी। मैं इनोसेंट हूँ। 10 मिनट बाद भी उसका फोन अभी भी शांत था और जब फलक को उसको रिप्लाई नहीं मिला तो वो समझ गई कि संस्कार गुस्से में था। वो सच में उसको इग्नोर कर रहा था। यह आदमी इतना इनसिग्निफिकेंट क्यों था? यह नॉर्मल एंटरटेनमेंट था जो इंडस्ट्री में एक स्कैम क्रिएट करता था। ठीक है, उसने अपने पुराने बॉयफ्रेंड का इस्तेमाल खुद के बारे में कुछ पब्लिसिटी करने के लिए किया था और संस्कार को दुखी और अनकंफर्टेबल फील कराया था। लेकिन वे 15 दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले थे। उनका एक दूसरे से कांटेक्ट केवल रात में मैसेज के माध्यम से था। क्या संस्कार सिर्फ इसके लिए उसकी सो को बेरहमी से नजरअंदाज करने वाला था? फलक बहुत दुखी थी, लेकिन उसे पता था कि उसने गलती की है। वो उसे मैसेज भेजना जारी रखती है और अपने दिमाग को सही शब्दों में ढालने की कोशिश करती थी जिससे उसे खुशी मिल सके। कमरे में शांति थी, उसकी आंखों में चमक थी और उसका दिल संस्कार के जवाब का इंतजार करते हुए ढोल की तरह धड़क रहा था। लेकिन वो निराश थी। आधा घंटा बीत चुका था और उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया था। फलक ने अपना दिल कठोर कर लिया और संस्कार को अनदेखा करने का फैसला किया। फलक ने अपने कोमल गालों को फुलाया और उसकी आंखों में पानी भर आया और वो गुस्से से इधर उधर घूमने लगी। संस्कार जिंदल, तुम बड़े विलन हो, मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है। फलक ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो सोने जा रही थी। अलका ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन अर्पित ने होटल मैनेजर से उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए कहा था। दरवाजा एक क्लिक के साथ खुला। अर्पित जल्दी से अंदर गया, लेकिन तभी एक धमाका हुआ। अर्पित ने देखा कि अलका कमरे की दीवार की ओर भागी और अपना माथा दीवार से फोड़ लिया। अलका! अर्पित चिल्लाया और अलका के शरीर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा क्योंकि वो दीवार से नीचे खिसकने लगी थी। अलका के माथे से खून बह रहा था और उसका चेहरा सफेद हो गया था।
अर्पित को ऐसा महसूस हुआ कि उसका दिल टूट गया हो। वो धीरे से बोला, अलका, तुम इतनी इडियट क्यों हो? तुमने खुद का माथा दीवार से क्यों फोड़ा? क्या इससे दर्द नहीं होता है? अलका कमजोर हालत में अर्पित की बाहों में लेटी हुई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो रोते हुए कह बोली, अर्पित, मुझे मरने दो। मुझे पता है कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो। उस सिचुएशन में मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए इन्फिनिट लव की विश करती हूँ। अर्पित ने अलका के बालों को दूर धकेल दिया। जिस जगह पर उसने सबसे जोर से मारा था वो वही जगह थी जहां 3 साल पहले अर्पित को बचाते समय उसे निशान पड़ गया था। उसका गिल्टी फीलिंग अचानक से उमड़ पड़ा। अलका, तुमने गलत समझा है। मुझे फलक के साथ कुछ बात करनी थी। वो कमरे में नहीं थी और हमने कुछ भी नहीं किया। अलका, सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। अर्पित, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं पिछले 1 महीने से जानती हूँ कि तुम मुझसे शर्मिंदा हो। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बहन जितनी अच्छी नहीं हूँ, उतनी होशियार नहीं हूँ। लेकिन मत भूलो, मैं अभी अभी एंटरटेनमेंट के इंडस्ट्री में आई हूँ। मेरा पूरा जीवन तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहा है। मैं मन ही मन तुमसे प्यार करती थी और मैंने खुद को तुम्हारी पसंद के हिसाब से ढालने की बहुत कोशिश की है। मैं एंटरटेनमेंट के इंडस्ट्री में बिल्कुल नई हूँ और मुझे इसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि तुम एजी एंटरटेनमेंट ग्रुप की सीईओ हैं, इसलिए मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का फैसला किया। मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत जल्दबाजी की, लेकिन मैं केवल तुम्हारे करीब रहना चाहती थी। वो लड़की बनना चाहती थी जो तुम्हारे साथ खड़ी हो। लेकिन तुम मेरे द्वारा किए गए प्रयास को नहीं देख सकते। तुम मुझे दोष देते हो, तुम मुझ पर शर्मिंदा हो। अर्पित को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा गया हो और इस वजह से वो शर्मिंदा था। सच है, जब उसे अलका पर शर्म महसूस हुई तो वो भूल गया कि अलका को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई पिछला एक्सपीरियंस नहीं था। वो भूल गया कि वो कितनी मासूम और काइंड थी। वो ये भी भूल गया कि अलका ने उसके लिए कितना कुछ किया था। अलका को बहुत पहले से पता था कि वो उससे शर्मिंदा है, लेकिन उसने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। अगर वो आज फलक के कमरे में नहीं जाता तो अलका का गुस्सा फूट नहीं पड़ता। सिली गर्ल को सिर्फ खुद को चोट पहुंचाना आता है, भले ही उसको कितनी चोट क्यों ना आ जाए। अलका, मुझे माफ कर दो। यह मेरी गलती है। मैं मानता हूं कि मैं इन दिनों बहुत मूडी था। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मुझ पर भरोसा करो, अर्पित ने अलका को समझाया। लेकिन अलका ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई और दीवार की ओर भागी। अर्पित, मुझे मरने दो। मैं बहुत अनसिक्योर महसूस कर रही हूँ। हालांकि तुमने आज एक्सेप्ट किया है कि तुम्हारी गलती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम फिर कब मुझ पर शर्मिंदा होगे। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। अर्पित ने अलका को पीछे से गले लगाया। उसने झट से अलका के बालों को चूमा और कहा, अलका, चलो सगाई कर लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर करूंगा। काम में लगा हुआ। अलका खुशी से झूम उठी और उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। ये बहुत बढ़िया है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। अर्पित ने आखिरकार यही कह ही दिया। हालांकि वो तुरंत पीछे नहीं मुड़ी। उसने अपना मुंह ढक लिया और रोते हुए बोली, अर्पित, क्या तुम सीरियस हो? मुझे उम्मीद होगी कि तुम मुझे इसलिए प्रपोज कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम दोषी महसूस कर रहे हो तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। अर्पित ने अलका के कंधे को पकड़कर उसे घुमाया। उसने अलका के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे प्यार से किस किया। सिली गर्ल, बेशक मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अलका, मेरी पत्नी बन जाओ। चलो हमेशा साथ रहते हैं हम। अलका ने अपना सिर हिलाया और अर्पित को हग कर लिया। डॉक्टर ने अलका के सिर पर पट्टी बांधी। उसने दीवार पर कंट्रोल बल से वार किया था, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। डॉक्टर के जाने के बाद अर्पित ने उसका कंधा पकड़ा और उसके चेहरे को किस किया। उसने कहा, अलका, नहाकर सो जाओ। तुम्हारा सिर पानी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? अर्पित की बातें बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग थीं, जिससे अलका शर्मा गई। जब से उसने अर्पित की मदद की थी, तब से वो हमेशा अर्पित को उसकी हदें पार करने से रोका था। वो अर्पित को छूने नहीं देती थी, इसलिए अर्पित अभी तक सैटिस्फाइड नहीं था। अलका ने अर्पित के खूबसूरत चेहरे को देखा। वो उसकी गोद में बैठ गई। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी शर्ट के बटन खोले। वो मोहक अंदाज में बोली, अर्पित, मैं तुम्हारी हूँ। चूंकि हम सगाई करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आज रात खुद को तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। अर्पित की आंखें ब्लैक हो गईं और उसका शरीर अकड़ गया। फलक ने उसके अंदर जो आग पैदा की थी वो अभी भी शांत नहीं हुई थी और फिर अलका ने खुद को उसको सौंप दिया था, जिससे उसका जुनून और भड़क उठा। अलका भी बहुत खूबसूरत थी।
उसकी गोरी त्वचा चिकनी थी और वो मासूम और नाजुक दिखती थी। उसका ऑरा चार्मिंग था। हालांकि अर्पित के दिमाग में किसी और का चेहरा उभर आया था। वो चेहरा सबसे सुंदर था। जब वो दुखी होती थी, जब वो गुस्सा होती थी, जब वो खुश होती थी, तो उसके चेहरे का इमोशन अलाइव होता था। उसकी जिद और परसेवरेंस ने स्पेशल रूप से एक आदमी की उसे अंडर करने की इच्छा को जगाया। वो चेहरा फलक का था। फिर वो उसके बारे में क्यों सोचेगा? अर्पित के होठों पर अचानक कोमलता आ गई। अलका ने उसे किस किया। अर्पित ने फलक के चेहरे को छुपाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने खुद को चेतावनी दी कि वो अलका से प्यार करता था और जो व्यक्ति उससे प्यार करती थी वो अलका है। उसने अलका की कमर को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे पेशेंटली किस करने लगा। वो दोनों बिस्तर पर चले गए। अर्पित की सांसें बहुत तेज चल रही थी। अर्पित को एहसास हुआ कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो फलक के बारे में सोच रहा था। आज दोपहर उसने सेट पर फलक को देखा। उसने लाल रंग का गाउन पहना हुआ था, जो उसके परफेक्ट बॉडी, उसके लंबे पैरों को उभार रहा था, जो बेहद आकर्षक था। अर्पित को एहसास हुआ कि जब वो अपने दिमाग में फलक के बारे में सोच रहा था तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसे बेहद रोमांच महसूस हो रहा था। अलका बहुत खुश थी क्योंकि उसने आज अर्पित को खुद को सौंप दिया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अर्पित धीरे धीरे फलक नाम बुदबुदा रहा था। दूसरे दिन सुबह प्रीत जीत की खुशी में डूबी हुई थी। फलक, बहुत अच्छी खबर है। जैसा कि तुमने उम्मीद की थी, एंटरटेनमेंट हेडलाइंस तुम्हारे और अर्पित के बारे में हैं। अब तक इस टॉपिक पर गूगल पर सर्च पोस्ट की संख्या 4 बिलियन तक पहुंच गई है। स्ट्रीट वॉकर ने सबसे अधिक खोजे जाने के मामले में सक्सेसफुली पहला स्थान प्राप्त किया है। फलक को इस कॉन्सिक्वेंसेस पर हैरानी नहीं हुआ। अलका को रातों रात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मशहूर बनाने के लिए अर्पित ने पिछले महीने से बहुत मेहनत की। फलक फिल्म क्रू ने अभी अभी फिल्म के प्रचार वीडियो और फोटो का पहला बैच लॉन्च किया है। सभी ने तुम्हारे एक्टिंग पर अच्छे रिव्यू दिया है। आपके इंस्टाग्राम फैंस की नंबर पहले ही 6 मिलियन तक बढ़ चुकी है। फलक ने अपना लैपटॉप चालू किया और वेबसाइट ब्राउज़र ऑन किया। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट डिजिटल सिटीजन्स की पॉजिटिव कमेंट्स से भरा हुआ था। मैंने अभी अभी स्ट्रीट वॉकर का प्रमोशनल वीडियो देखा। मेन फीमेल कैरेक्टर में शानदार एक्टिंग स्किल है। उन्होंने एक अलग उम्र के किरदार और उसके जीवन को बहुत ही एनिमेशन से दर्शाया है। मैं हमेशा से फलक को जानता था। वो टी सिटी में एक सेलिब्रिटी है। पिछले 3 सालों से उसके बारे में बहुत सारी नेगेटिव खबरें थीं। इसलिए शुरू में उसके बारे में मेरी धारणा अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से मैंने स्ट्रीट वॉकर देखी है, उसके बारे में मेरी धारणा काफ़ी बदल गई है। वो बहुत खूबसूरत है और उसका अभिनय बहुत अच्छा है। फलक, मुझे सच में उन अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। स्ट्रीट वॉकर डायरेक्टर वाजपेयी का एक और अद्भुत काम है। मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं डायरेक्टर वाजपेयी का सपोर्ट करता हूँ। मैं फलक का सपोर्ट करता हूँ। फलक की आंखों में आंसू भर आए। 3 साल तक उसने बहुत ज़्यादा सोशल कंसीट झेला है। कोई भी उसे नहीं समझता था। उसके खूबसूरत चेहरे और उसकी बैकग्राउंड के अलावा जो हर किसी के बीच चर्चा का विषय बन गया था, वो ज़्यादातर समय उसे तीखे व्यंग्य सुनाते और उसका मजाक उड़ाते रहते थे। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी यात्रा के दौरान लगातार सीधी और दृढ़ रही। उसने एक ऐसे दिन का सपना देखा था जब वो सभी के मन को जीत सकेगी और सभी की जेनरोसिटी, समझदारी और सम्मान प्राप्त कर सकेगी। अंततः वो दिन आ ही गया। फलक अपने प्रति सच्ची रही और उसे रिकॉग्निशन मिला। डायरेक्टर वाजपेयी स्ट्रीट वॉकर फिल्म क्रू को पहले प्रमोशन स्टॉप पर ले गए थे। वहां का माहौल व्यस्त और चहल पहल भरा था। मीडिया के अलावा फलक के फैन की भी भारी भीड़ थी। जब मीडिया रिपोर्टरों ने Q&A सेशन के दौरान पिछली रात क्या हुआ था इस बारे में पूछा, तो फलक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान देखकर लग रहा था कि वो रिपोर्टर को इशारों से मना कर रही हो। वो चाहती थी कि वो लोग फिल्म पर ध्यान दें। हालांकि उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन फलक के काम को सभी ने सराहा। सभी ने उसकी तारीफ की और कहा कि वो टी सिटी में नंबर 1 सोशलाइट के खिताब पर खरी उतरी है। पब्लिसिटी दोपहर में समाप्त हो गया। डायरेक्टर वाजपेयी ने पहले पड़ाव के सफल होने की खुशी में जश्न के तौर पर सभी को KTV में इनवाइटेड किया। जैसे ही फलक सहमत होने वाली थी, प्रीत ने अपने हाथ में एक आईपैड मिनी लेकर चली आई। फलक, लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अर्पित ब्लैक डायमंड होटल में एक ग्रैंड प्रपोजल पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रहा है और ऑफिशियल तौर पर ये पार्टी अलका को प्रपोज करने के लिए है। इसके अलावा अलका की मां श्रुति मिश्रा भी वहां होंगी।
फलक ने आईपैड उठाया और स्क्रीन पर 5 स्टार होटल की आलीशान और बेहतरीन सजावट देखी। यहाँ तक कि रोमांटिक सफ़ेद कपड़े और फूल भी थे। एक रिपोर्टर कह रहा था, हेलो सभी को, हम उस जगह पर लाइव हैं जहां सीईओ अर्पित गोयनका ऑफिशियल तौर पर मिस अलका मिश्रा को प्रपोज करने जा रहे हैं। ड्रामा सीन में हमारी आदर्श श्रुति मिश्रा अपनी बेटी की खुशी देखने के लिए यहां आने वाली हैं। कैमरे में श्रुति की झलक कैद हो गई और फलक ये सीन देखकर गुनगुनाने लगी। प्रीत गंभीर हो गई। फलक, अर्पित जो कर रहा है वो हमारे मुंह पर जोरदार तमाचा है। सगाई की पार्टी के बाद हर अच्छे कमेंट बुरे हो जाएंगे। वो तुम्हें एक मिसेस के रूप में पेंटेड करेंगे, जिसने अपने बहन के बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश की जिससे तुमको फेम मिल सके। प्रीत जो भी सोच रही थी, फलक ने उसके बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था। सिर्फ एक छोटी सी रात में अलका ने अर्पित का ख्याल रखा और उसे अपने सामने प्रपोज करने के लिए राजी करवा लिया। दरअसल यह अजीब नहीं था। अलका ने अपने शरीर को बेचने के साथ साथ एक बहुत अच्छा दुखद नाटक भी किया होगा और अर्पित जैसा घटिया आदमी इस टेम्पटेशन का विरोध नहीं कर सका। फलक ने मुस्कुराते हुए आईपैड प्रीत को थमा दिया और फिर बाहर चली गई। फलक, कहाँ जा रही हो? प्रीत फलक के पीछे पीछे भागते हुए बोली, किसी ने मुझसे युद्ध की घोषणा कर दी है तो मुझे भी उनको हार का मजा चखाना है। ब्लैक डायमंड होटल। अलका ने अर्पित को देखा, जो धीरे धीरे उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। अलका के चेहरे से पता चल रहा था कि वो बहुत खुश हैं। अर्पित ने अपने हाथ में हीरे की अंगूठी पकड़ी हुई थी जो बिल्कुल 18 कैरेट की थी। जब उसने हीरे की अंगूठी निकाली तो अलका ने अपनी सांसें रोक ली। बिना ऊपर देखे वो बता सकती थी कि उनमें से कितने लोग उससे जल रहे थे। वो हर जगह सुर्खियों में रहने से ऊब चुकी थी। उसे राजकुमारी की तरह समर्थन दिया जाना चाहिए। अलका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अर्पित ने उससे अफेक्शनेटली कहा। मम्मा, मैं वादा करती हूँ। अलका ने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी, फिर उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ अर्पित के सामने उठाया। 18 कैरेट की हीरे की अंगूठी धीरे धीरे उसकी अनामिका उंगली में सरक गई। लेकिन अचानक दरवाजा खुला और कोई हॉल में घुस आया। अलका ने अपनी नज़र उठाई और देखा, ये फलक थी। अर्पित का हाथ सख्त हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि फलक में वहां आने की हिम्मत होगी। वो इतने लंबे समय से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थी। जब से उसने पिछली रात प्रीत को देखा था, उसे पता था कि उसका इस्तेमाल किया गया है और उसे बेवकूफ़ बनाया गया था। चूंकि फलक इतनी विश्वासघाती और हृदयहीन थी, इसलिए प्रपोजल पार्टी उसके लिए सबसे बड़ा झटका थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सामने आने की हिम्मत करेगी। श्रुति ने देखा और उसकी आंखें चमक उठी। प्रपोजल के दौरान किसी भी घटना को रोकने के लिए उसने बाहर कई बॉडीगार्ड्स की अरेंजमेंट की थी, लेकिन फलक अंदर आने में कामयाब रही। फलक की रिपोर्टर ड्रेस और टोपी को देखकर श्रुति को पता चल गया कि घटनास्थल पर अधिकांश लोग रिपोर्टर थे और फलक ने इसे बचाव का रास्ता खोज लिया। श्रुति तेजी से आगे बढ़ी और फलक का हाथ पकड़ लिया। उसने एक दोस्ताना मुस्कान बिखेरी और कहा, फलक, तुम आए हो। आज तुम्हारी बहन के लिए इतना बड़ा खुशी का दिन है। तुम्हें उसे ब्लेसिंग्स देने के लिए यहाँ आना ही चाहिए था। फलक मुस्कुराई। श्रुति ने पहला झटका देकर पहल की। जिस मोमेंट उसने अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला, सभी स्पॉटलाइट उस पर केंद्रित हो गई। वो जानता के सामने इस बात से कैसे इनकार कर सकती थी। श्रुति की हरकतों के कारण उसके पास मुस्कुराने और सब कुछ सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उसकी हरकतें सिर्फ ब्लेसिंग्स देने तक ही सीमित थीं। फलक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके विपरीत उसने श्रुति का हाथ पकड़ा और हाथ में हाथ डाले। खुश, ये बोलकर वो कपल के पास चली गई। वो मुस्कुराते हुए इत्मीनान से चली गई। श्रुति आंटी, आप सही कह रही हैं। मेरी बहन को प्रपोज किया गया था। मैं निश्चित रूप से अपना ब्लेसिंग्स देने के लिए यहाँ हूँ। पिछली रात हमारे बीच गलतफहमी हुई थी, लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। फलक ने एक्टिव रूप से पिछली रात का जिक्र किया और इसने तुरंत मीडिया की दिलचस्पी जगा दी। कुछ रिपोर्टर थे जिन्होंने तुरंत पूछा, मिस मिश्रा, पिछली रात किस तरह की गलतफहमी हुई थी? फलक ने श्रुति के हाथ को पीछे खींचा और उसके बालों को उसके कानों के पीछे किया। ओह, मेरे जीजाजी मेरे कमरे में नाटक की स्क्रिप्ट लेने आए थे, लेकिन आपने इसकी तस्वीरें ले लीं। मेरी बहन नाराज हो गई, लेकिन मैंने तुरंत उसे समझाने के लिए फ़ोन किया। कपल को देखो, उन्होंने एक और रात एक साथ प्यार से बिताई। फिर उसने आज प्रस्ताव रखा। ये सब मेरे प्रयास का नतीजा है। क्या मैं सही हूँ, अलका? अलका की आंखें अविश्वास में खुली रह गई। कौन सा कॉल, कौन सा एक्सप्लेनेशन?
उनकी मधुर रात और प्रपोजल सब उसके प्रयास थे। इसका फलक से क्या लेना देना है? फलक झूठ बोल रही थी। बहन, आप, अलका कुछ बोलना चाहती थी। अलका, श्रुति ने जल्दी से अलका की बात रोकी और मुस्कुराई। देखो तुम्हारी बहन तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। फलक ने बिना किसी संकोच के सिर हिला दिया। उसने मीडिया को चिढ़ाते हुए कहा, हमारा बहन जैसा रिश्ता बहुत मजबूत है, इसलिए बेहतर होगा कि आप सिर्फ तीसरे व्यक्ति या षड्यंत्रकारी महिला या इस तरह की किसी भी चीज की रिपोर्ट न करें। अगर आप मुझ पर उस नाम का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे जीजा और श्रुति आंटी सबसे पहले आपको नहीं छोड़ेंगे। मीडिया रिपोर्टरों ने मजाक उड़ाया। दरअसल तीसरा व्यक्ति और षड्यंत्रकारी व्यक्ति पहले से ही उनकी न्यूज स्क्रिप्ट में थे और ये हेडलाइन पार्टी खत्म होने के बाद पोस्ट की जाने वाली थी। क्या ये स्पष्ट नहीं था? फलक और अर्पित एक रात पहले से एक स्कैंडल में थे और अगले दिन अर्पित ने अचानक अलका से सगाई कर ली। कोई भी बता सकता था कि अर्पित फलक के चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था। रिपोर्टर को यह उम्मीद नहीं थी कि एक वाक्य से यह बात इतनी आसानी से हल हो जाएगी। रिपोर्टर ने कहा, मिस फलक, हम ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हैं? आप बहनों का रिश्ता इतना मजबूत है, हमने तो इसकी तारीफ भी नहीं की। फलक ने तसल्ली में सिर हिलाया और कहा, ये सही कहा आपने। अलका ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की। वही श्रुति अभी भी दोस्ताना दिख रही थी, हालांकि उसकी छिपी हुई निगाहें फलक के चेहरे पर जहरीली सुई की तरह चुभ रही थी। फलक ने उसकी ओर अपनी बाहें उठाई, जिसका मतलब था कि वो उससे कह रही थी, अपनी बेटी को मुस्कुराने दो और उसे भी सहने दो। हाँ, श्रुति, फलक ने दृश्य के संचालक की तरह हाथ हिलाया। उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठे अर्पित की ओर इशारा किया, जीजा जी, जल्दी से हीरे की अंगूठी मेरी बहन को पहना दो। सब लोग देख रहे हैं। यह एक रोमांटिक सीन था, लेकिन फलक ने इसे ऐसा बना दिया जैसे यह एक शो हो। अर्पित ने फलक की चालों को सहन किया और 18 कैरेट की हीरे की अंगूठी अलका की उंगली में पहना दी। टू बी कंटिन्यू।